दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी बाजार खरीदारी के लिए जाते हैं, मगर कई दफा बाजार से हम ऐसा सामान पकड़ लाते हैं जो किसी मतलब का नहीं होता। उसके हमने महंगे दाम चुकाए होते हैं, सामान बेकार का होता है, मगर देर से मालूम पड़ता है दुकानदार या सेल्समैन ने उस सामान को हमें चिपका दिया होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने मंच अरविंद दिल से पर। तो दोस्तों, हमें किसी दुकानदार ने या सेल्समैन ने कोई सामान नहीं चिपकाया। 10 साल पहले या कहूं 11 साल पहले लगभग एक ऐसा प्रधानमंत्री चिपका दिया जिसे हम अभी तक सहन कर रहे हैं, और वो शख्स विदाई का नाम नहीं ले रहा, जबकि हम चाहते हैं कि उसकी विदाई हो जाए। हो सकता है नवंबर तक उसकी विदाई स्वतः ही हो जाए, क्योंकि आरएसएस ने ऐसी तैयारी कर ली है जिसके चलते उसे विदा होना पड़ेगा अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय विनायक जोशी या वसुंधरा राजे सिंधिया को बना दिया गया। तो दोस्तों, जिस शख्स को हमें चिपकाया गया, नरेंद्र भाई मोदी को, इन्हें किसने चिपकाया? हमें, हम पर, देश पर। हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी जी ने, उनकी ये इच्छा रही कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, वही इस पद के काबिल हैं। और इसमें अहम भूमिका अदा की स्वर्ग सिधार चुके अरुण जेटली, जिंदा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ने, और गडकरी के रिश्ते मोदी से खराब होते चले गए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए जिसकी अब चर्चा हो रही है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। अब विपक्षी दल इस वीडियो के जरिए तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वीडियो 16 अगस्त का है। जगह है सदैव अटल स्थल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कई मंत्रियों के साथ अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जब अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी वापस जाने लगे तो वहां खड़े मंत्रियों ने उनका अभिवादन किया। वीडियो में दिख रहा है जैसे जैसे पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं, वहां खड़े सभी मंत्री और नेता हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गडकरी ने हाथ नहीं जोड़ा। वीडियो में दिख रहा है कि नितिन गडकरी अपना दोनों हाथ पीछे बांधे खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आगे से हाथ जोड़ते बढ़ जाते हैं। अब इसी वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और भी कई लोगों की अहम भूमिका रही, मगर अगर मोदी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता तो हमारी स्थिति, भारत की स्थिति कुछ बेहतर होती। तो आडवाणी जी ने यह प्लानिंग क्यों की, जबकि आडवाणी जी को मोदी ने बर्फ में लगा दिया, तुरंत ही मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया। उसके बाद आडवाणी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, और जब साल में कभी बर्थडे आता तो मोदी उनके घर पर बधाई देने चले जाते। आडवाणी को बड़ा खराब लगता, लेकिन वो कह नहीं पाते कि भाई मेरे घर मत आया करो, तुमने मुझे बर्फ में लगा दिया है, मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा है। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। उनको बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। साल के हो गए हैं लालकृष्ण आडवाणी। और यही नहीं, इन तस्वीरों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट के जरिए भी लालकृष्ण आडवाणी को उनको जन्मदिन की बधाई भेजी। मैं भी काम करने लायक था, देश का कुछ भला करता, लेकिन तुमने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। दोस्तों, अगर संजय विनायक जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मोदी की विदाई तय हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी बीजेपी के दो नेताओं संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की है। वो म्यान गुजरात था, जहां राजनीति में दोनों की धार तेज थी। कभी मोदी की धार जोशी पर भारी पड़ती तो कभी जोशी की धार मोदी पर।
संघ में कार्यकर्ता के रूप में या स्वयं सेवक के रूप में गुजरात में उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। संजय जोशी का विशेष काम वहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन, संघ के ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ, और दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन वाघेला का विरोध यहीं खत्म नहीं हुआ। 1 साल के भीतर वाघेला ने बीजेपी से बगावत करके राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई और सुरेश मेहता की सरकार गिर गई। और फिर कांग्रेस के सहयोग से वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं पाए। बीजेपी जब दोबारा 1998 में सत्ता में आई तो नरेंद्र मोदी गुजरात लौटना चाह रहे थे, लेकिन संजय जोशी ने केशुभाई पटेल के साथ मिलकर मोदी के गुजरात आने का रास्ता रोक दिया। मोदी मन महसूस कर रह गए। 1998 में दोबारा केशुभाई पटेल गुजरात की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसकी वजह से संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्तों की जो खाई थी वह घटने की जगह बढ़ती चली गई और इसने भयावह रूप ले लिया। दोनों के बीच गहरी होती इस दरार में जोरदार चोट लगी 2001 में, जब उस वक्त गुजरात में कुछ विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी थी और केशुभाई को सीएम की गद्दी से हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिस मोदी को गुजरात से वनवास देकर दिल्ली भेजा गया था, उसी नरेंद्र मोदी के गुजरात में सत्ता में वापस आते ही संजय जोशी को गुजरात से वनवास दे दिया गया। लेकिन दिल्ली में संजय जोशी को जो जिम्मेदारी मिली वो बहुत बड़ी थी। संजय जोशी को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया, लेकिन मोदी को तब ये डर सताने लगा कि संजय जोशी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जगह नहीं बनने देंगे। देखिए, ये 2 धाराएं हैं राजनीति में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में। नरेंद्र मोदी एक धारा को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें निरंकुशता और अपनी बात को किसी भी हद तक जाकर मनवाने की ताकत रखने वाला, और जो संजय जोशी जिस राजनीतिक धारा को भारतीय जनता पार्टी में रिप्रेजेंट करते हैं वो संगठन की धारा है। धीरे धीरे मोदी बीजेपी के सशक्त नेता के रूप में स्थापित होते गए और संजय जोशी संघ के आदमी बनकर जमीनी स्तर पर संगठन के लिए काम करते रहे। बीजेपी में संजय जोशी का रुतबा कम नहीं था, लेकिन जोशी का बढ़ता हुआ रुतबा हमेशा से नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब था। नरेंद्र मोदी को हमेशा ये लगता कि दिल्ली दरबार में संजय जोशी लगातार उनकी जड़ें न काटते रहें। दोनों के बीच मनमुटाव का एक बड़ा कारण एक सीडी भी था। बताया ये जाता है कि सीडी के पीछे कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का हाथ था, लिहाजा संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच मनमुटाव लगातार बढ़ता रहा। इसी सीडी के चलते बाद में संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के तौर पर इस्तीफा भी देना पड़ा था। मिल गई, लेकिन उन्हें लंबे समय तक राजनीतिक वनवास झेलना पड़ा। हालांकि गडकरी के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ये वनवास खत्म हुआ। गडकरी ने 2011 में यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी के तौर पर संजय जोशी को सौंप दी। मोदी इससे इतने नाराज हुए कि वो यूपी में 2012 में हुए चुनावों के दौरान पार्टी का प्रचार करने तक नहीं गए और मुंबई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मोदी ने संजय जोशी का इस्तीफा तक दिलवा दिया। हालांकि पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दोनों के बीच मनमुटाव की बात को ही खारिज कर दिया। इस विषय पर जो भी कोई थोड़ा बहुत विवाद था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ है। मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं और ये प्रकरण समाप्त होने के कारण मुझे खुशी इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर देश की आज की वर्तमान स्थिति में पूरी शक्ति और ताकत के साथ देश के भविष्य को बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। संजय विनायक जोशी काबिल आदमी हैं, इंजीनियर हैं, बड़ी जिम्मेदारियों पर रहे हैं। उनका कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से शानदार कनेक्ट है। वो सभी से मिलते हैं। मैं जब उन्हें फोन करता हूं मेरा फोन उठाते हैं। तो उनमें इस तरह की चीजें हैं, ऐसे गुण हैं जो किसी को भी बड़ा नेता बनाते हैं। तो संजय विनायक जोशी अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और अगर कोई बड़ी गड़बड़ होती है, बीजेपी की, एनडीए की सरकार बनी रहती है, तो संजय विनायक जोशी एक ऐसे शख्स होंगे जिनकी स्वीकार्यता सभी में होगी। मैं गडकरी को इस पद के काबिल नहीं मानता, कई वजह है उसकी, बाद में कभी उन पर बात करूंगा। तो दोस्तों, मोदी को कैसे चुपकाया, जबकि वाजपेयी जी चाहते थे कि देश का प्रधानमंत्री कोई और बने।
याद कीजिए, जब गुजरात में दंगे हो रहे थे तो वाजपेयी जी ने मोदी को समझाया था राजधर्म निभाओ, मगर मोदी को राजधर्म कभी याद नहीं रहा। उन्हें तो अडानी धर्म याद बाद में आया, जिसे वो अभी तक निभाने में लगे हैं। अडानी से यारी निभाने में लगे हैं। 15-20 उद्योगपति और होंगे जिन्हें उन्होंने मालामाल करवा दिया है, देश को कौड़ियों के भाव ने सौंप दिया है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? एक व्यक्ति की गलती हमें कब तक सहनी पड़ेगी? आडवाणी जी की गलती। अगर आडवाणी जी ना चाहते तो मोदी प्रधानमंत्री कभी ना बनते। इस पूरी कहानी में एक जरूरी बात और छूट गई, जिसे आपको बताता चलता हूं। आडवाणी जी ने मोदी को ही क्यों चुना, संजय भाई जोशी को क्यों नहीं चुना? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी, आडवाणी जब पाकिस्तान से जिन्ना की मजार पर होकर के भारत वापस लौटते हैं तो संजय भाई जोशी वो व्यक्ति थे जो हिम्मत दिखा करके आडवाणी जी से उनका इस्तीफा ले लेते हैं। बाकी किसी भी बीजेपी के नेता में ऐसी हिम्मत नहीं थी, ऐसा जिगरा नहीं था। संजय विनायक जोशी नवंबर तक अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। वो काबिल व्यक्ति हैं, बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं था आपके साथ अरविंद।